हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। एमकॉम फर्स्ट ईयर IBO 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट के बारे में और कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है। ड्यूरिंग 50s इंडियाज एक्सपोर्ट वाज लार्जली एग्रो बेस्ड, यानी कि 50s में क्या था कि जो हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड था। सेकेंड पॉइंट कहता है कि 3 प्रिंसिपल ट्रेडिशनल आइटम टेक्सटाइल, जूट मैन्युफैक्चर एंड टी अकाउंट फॉर नियरली 54% ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट, यानी कि 3 प्रिंसिपल ट्रेडिशनल आइटम है जिनका बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था 50s में। कौन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट आइटम है? टेक्सटाइल है, जूट मैन्युफैक्चरिंग है और टी है। यानी कि ये 3 ऐसी चीज़ें थी जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था। अराउंड 54% जो भी टोटल हमारा एक्सपोर्ट होता था इंडिया का, उसमें से 54% ट्रेड तो इन 3 चीज़ों का ही होता था। इन 3 चीज़ों का ही बेसिकली 54% एक्सपोर्ट होता था। थर्ड पॉइंट हमें ये कहा गया कि ड्यूरिंग दिस स्टेज एम्फेसाइज वाज गिवन ऑन सेल्फ रिलायंस, सफिशिएंसी एंड देयर वाज स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट। ड्यूरिंग 50s में क्या था कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे एम्फेसाइज देती थी कि आप सेल्फ रिलायंस बनो, अपनी कंट्री में ही गुड्स को प्रोड्यूस करो और कंज्यूम करो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो। बल्कि इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कि इंपोर्ट मत करो। इंपोर्ट पे क्या लगाई हुई है? रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। फोर्थ पॉइंट ये कहते हैं द नीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फेल्ट बैडली। जब हमें कहा गया कि सेल्फ रिलायंस बनो तो हमें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पड़ी। अब क्या हुआ? कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी वर नीडेड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए हमें कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। कंट्री डज नॉट हैव कैपिटल गुड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड रॉ मटेरियल फॉर फास्ट डेवलपमेंट। और हमारी कंट्री के पास इतना रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी या कैपिटल गुड्स नहीं है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को ओपन अप कर ले। तो देन रियलाइज दैट इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीनरी और एसेंशियल रॉ मटेरियल कुड प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियल बेस। तब हमने ये रियलाइज किया कि इंडस्ट्री बनाने के लिए, इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें मशीनरी की, टेक्नोलॉजी की, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट को हम फुलफ़िल किस तरीके से करेंगे? जब इन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जाएगा, जब इन गुड्स को, इन चीज़ों को इंपोर्ट किया जाएगा। जब ये चीज़ें हमारी कंट्री में आएंगी, इंपोर्ट होंगी, तब हम इंडस्ट्रियल बेस को सेटअप कर पाएंगे। दिस वुड जनरेट एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फॉर वर्ल्ड मार्केट, जिससे क्या होगा? हम सेल्फ रिलायंस भी बनेंगे और साथ ही साथ वर्ल्ड मार्केट के लिए भी गुड्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे और प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 50s में। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने कुछ 8 पॉइंट्स कवर अप किए। वो क्या क्या पॉइंट्स है? इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, ठीक है। 3 प्रिंसिपल आइटम्स का ट्रेड किया जाता है, टेक्सटाइल, जूट मैन्युफैक्चर और टी, जिसका टोटल जो भी एक्सपोर्ट होता है उसमें से 54% एक्सपोर्ट जो है इंडिया की कंट्री में इन 3 चीज़ों से होता है। अब क्या हुआ कि इस स्टेज में गवर्नमेंट ने ये कहा कि सेल्फ रिलायंस बनो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करो। बाहर से तुम गुड्स को क्यों इंपोर्ट करते हो? ठीक है, बाहर से गुड्स को इंपोर्ट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा। इससे अच्छा अपनी कंट्री में कंज्यूम करो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो। तो हमने सोचा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को ओपन अप करना पड़ेगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन को ओपन अप करना पड़ेगा तो कैपिटल गुड्स की, टेक्नोलॉजी की, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, तभी हम फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। कंट्री के पास इतना कैपिटल गुड्स या मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल था ही नहीं जिससे कि वो फास्ट डेवलप कर सके। तो इसलिए ये रियलाइज़ किया गया कि हमें इन सारी चीज़ों को तो इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरी कंट्री से। जब हम इन चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे तभी हम एक इंडस्ट्रियल बेस को सेटअप कर पाएंगे और साथ ही साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे वर्ल्ड मार्केट में। ये था हमारा ड्यूरिंग 50s का कंसेप्ट। उसके बाद आता है ड्यूरिंग 60s में। इम्पोर्ट बिकम रिलेटिवली ईजियर एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स वर अडोप्टेड। तो इस समय क्या हुआ कि जो हमारा इम्पोर्ट था उसको आसान कर दिया, ठीक है। और जो हमारा एक्सपोर्ट था वो क्या हो गया? प्रमोट किया जाने लग गया। हमने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो और इम्पोर्ट भी क्या किया? ईजियर कर दिया गया, क्योंकि पहले रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है। अब उस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया गया।
एज अ रिजल्ट द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेडिशनल आइटम स्टार्ट टू डिक्लाइन स्लोली। अब क्या हुआ ना कि 60s में जो हमारे ट्रेडिशनल आइटम्स की डिमांड थी वो कम होने लग गई। ट्रेडिशनल आइटम्स की डिमांड क्या होने लग गई, स्लो होने लग गई। द शेयर ऑफ आयरन एंड स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स मैन्युफैक्चर एंड केमिकल्स स्टार्टेड इंक्रीजेज। यानी कि इन सारी चीज़ों की डिमांड जो थी वो क्या होने लग गई, इंक्रीज होने लग गई। ड्यूरिंग सेवेंटीज़ में क्या हुआ, द शेयर ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट वेंट डाउन फर्दर। जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हमारे बेसिकली कौन से थे, जैसे कि टी, ठीक है, 3 प्रोडक्ट जो हमने पढ़े थे, टी था, टेक्सटाइल था, जूट मैन्युफैक्चर था, इनकी जो डिमांड थी वो धीरे धीरे कम होने लगी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की, और नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने लग गया, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स, ज्वेलरीज, मेराइन प्रोडक्ट, केमिकल एक्सेट्रा। तो नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का गुड्स जो डिमांड थी, जो एक्सपोर्ट था वो तो इंक्रीज़ हो गया अब्रॉड में, और साथ ही साथ जो हमारी ट्रेडिशनल आइटम्स थी उनका जो ट्रेड था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, export of manufactured product goes upward. Share of manufactured goods in total export 1960 to 61 में 45% था, 70 to 71 में 50% था, और 80 to 81 में हमारा 59% हुआ मैन्युफैक्चर गुड्स या फिर नॉन ट्रेडिशनल आइटम का एक्सपोर्ट। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हर डिकेड में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स के लिए। ये अभी हमने बात की 70s की। अब हम आ जाते हैं हमारे 80s में कि 80s में हुआ क्या था। जो मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर थे ड्यूरिंग दिस पीरियड वर जेम्स एंड ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा। यानी कि मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर ये ऐसे गुड्स थे जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी फॉरेन मार्केट में, जिनका हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती थी, और ये ऐसे कुछ आइटम्स थे जिनकी वजह से हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था। उसके बाद हम ड्यूरिंग 90s की बात करें तो न्यू ईरा फॉर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड फिजिकल पॉलिसी इन जुलाई 1991। ठीक है, तो ये क्या हुआ था कि 1991 90s में हमने क्या किया, एक नया ईरा था जब हमने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की सोची, अपना फॉरेन ट्रेड जो था वो क्या किया, इंक्रीज किया। यानी कि जो भी हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए, जुलाई 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे, जिसमें हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, ट्रेड और फिजिकल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आता है इम्पोर्ट वर फर्दर लिबरलाइज एंड न्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स वर सीरियसली अडोप्टेड। क्योंकि क्या था ना कि 50s के समय हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी हमारे इंपोर्ट पे, तो जो हमारा इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया गया, हमने अपने इंपोर्ट को लिबरलाइज किया और साथ ही साथ एक्सपोर्ट को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम मेजर कमोडिटी की बात करते हैं जिनका ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जा रहा था 90s, आफ्टर 90s। तो था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल और फैब्रिक मैन्युफैक्चर, लेदर एंड लेदर मैन्युफैक्चर, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट एंड मेटल मैन्युफैक्चर्स, मिनरल्स, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट। ये कुछ ऐसे कमोडिटीज थी जिनका ट्रेड हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था। अभी हमने पढ़ा अपना कंपोजिशंस ऑफ एक्सपोर्ट, जिसके अंदर हमने ड्यूरिंग 50s, 60s, 70s, 80s और 90s के बारे में पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी ऐसे आइटम है, कंपोजिशन का बेसिकली क्या मीन है कि कौन कौन सी ऐसी आइटम है जिनका हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जा रहा है। इन ऑर्डर टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट सिंस बिगिनिंग। जैसे कि हमने इम्पोर्ट अपने एक्सपोर्ट में पढ़ा था कि 50s में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप सेल्फ रिलायंस बनो, सेल्फ सफिशिएंट बनो, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करना, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वॉज अडोप्टेड टू गिव बूस्ट टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्टअप देने के लिए क्या किया गया, इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट किया गया। ये था हमारा फर्स्ट प्लान। उसके बाद सेकंड प्लान में क्या हुआ, द सेकंड प्लान गेव अ न्यू थ्रस्ट टू द प्रोसेस ऑफ प्लान डेवलपमेंट विद एम्फेसाइज ऑन कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमने ये डिसाइड किया था कि अपने सेल्फ रिलायंस बनने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत होगी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी।
अब वो तो थे ही नहीं हमारी डोमेस्टिक कंट्री में, वो हमें क्या करने पड़े, इंपोर्ट करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. The country was not in a position to produce required capital goods needed for the development purpose. So the need for export of capital goods was felt at this time. तो हमें ये पता चला कि हमें ये इन गुड्स को तो क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम क्या बन सके, सेल्फ रिलायंस बन सके और अपने एक्सपोर्ट को बूस्टअप कर सके. इट वॉज ग्रेजुअली रियलाइज दैट इंक्रीज import of technology, machinery and essential raw material would be able to enhance the industrialization process of the country. ठीक है, यानी कि जब हम टेक्नोलॉजी को अपनी कंट्री में क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, मशीनरी, एसेंशियल रॉ मटेरियल, इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ताकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेटअप कर सकें. प्रॉपर प्रोडक्शन फैसिलिटी विल एनहेंस एक्सपोर्ट बिजनेस. जब हमारे प्रोडक्शन फैसिलिटी क्या होगी, प्रॉपर होगी, प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को बूस्टअप कर पाएंगे. देयरफॉर लिबरलाइज इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी एंड रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री. इट मस्ट बी रिमेंबर दैट पेमेंट ऑफ द इम्पोर्टेड गुड विल बी मेट बाय द अमाउंट रिसीव फ्रॉम एक्सपोर्ट. यानी कि जो भी हमने गुड्स को इंपोर्ट किया है दूसरी कंट्री से, उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी. वो पेमेंट कहाँ से की जाएगी, जो भी गुड्स हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करके जो भी हमारी कंट्री के अंदर रिवेन्यू आएगा, उस रिवेन्यू से हम क्या करेंगे, इंपोर्टेड गुड्स की रीपेमेंट कर देंगे. अब क्या होता है कि पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट मैनेजमेंट शुड बी फॉलोड इन सच अ मैनर दैट एक्सपोर्ट बिजनेस गेट बूस्ट. यानी कि हम इंपोर्ट इस तरीके से करेंगे कि जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाए. यानी कि उन्हीं गुड्स का इंपोर्ट करेंगे जो कि हेल्प करेंगे हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने में. तो ये थे कॉम्पोजिशंस. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने कुछ प्रोडक्ट्स की. ठीक है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ की जिनका इंपोर्ट जो है किया जा रहा था. यहाँ पे हमारे पास 2 ईयर है, 1996 टू 97, और सेकंड ईयर है 1998 टू 1999. तो और यहाँ पे हमें क्या दिए, सारे के सारे कॉमोडिटीज़ दी हुई हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट दिए हुए हैं जिनका हम क्या करते थे, इंपोर्ट कर रहे हैं इन 2 ईयर्स में. ठीक है, ये थे हमारे कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स जिनका जो है इंपोर्ट किया जा रहा था. कैपिटल गुड्स, आयरन और स्टील, पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट, फेरस मेटल, केमिकल एलिमेंट एंड कंपाउंड्स, फर्टिलाइजर मेड, पर्ल्स एंड प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोर्स, प्लास्टिक मटेरियल. तो ये थे आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने पढ़ा कंपोजिशंस ऑफ एक्सपोर्ट और कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट के बारे में. कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट में हमने ड्यूरिंग 50 से पढ़ा. ठीक है, 60s, 70s, 80s, 90s और आफ्टर 90s के बारे में भी पढ़ा. उसके बाद हमने कुछ कमोडिटीज़ देखी जिसका ट्रेड किया जा रहा था. उसके बाद हमने कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट पढ़ा. आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और समझ आ गया होगा, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.